जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और रोजाना की भांति हम आज भी आपको एक नए टॉपिक की ओर ले जाएंगे। आज हम कक्षा एक विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय पर चल रहा है अपना। ये पाठ थोड़ा लंबा है, हम आपको धीरे धीरे आज ये टॉपिक को आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो प्रकरण में हम आप देख रहे हैं कब, कैसे, कब और कहाँ। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो है अगला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं कि हम जो है अवधियों को कैसे तय करते हैं। जो है हम बात करें हम अवधियों को कैसे तय करें। कैसे तय करें हम अवधियों को कैसे तय करें। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ हम अवधियों को कैसे तय करें। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जो निवासी थे जिसका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था? जेम्स मिल ने भारत को जो है इतिहास को उन्होंने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। कितने कालखंडों में विभाजित किया है? 3 कालखंडों में विभाजित किया है। और उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत का इतिहास, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये उनकी पुस्तक का नाम था। ये उनकी पुस्तक का नाम था। 1817 में जेम्स मिल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो देखो इसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ब्रिटिश भारत के इतिहास में उन्होंने माना था कि भारत जो है 3 कालखंडों में बटा हुआ था। उन्होंने भारत को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, हिंदू, मुसलमान और तीसरा ब्रिटिश, 3 खंडों में विभाजित किया है। तो क्या आपको लगता है कि हमें इन 3 खंडों को मान लेना सही है? देखो जहां तक हम जेम्स मिल की बात करते हैं, जेम्स मिल ने ये कहा था कि ये 3 खंडों में जो है इतिहास बटा हुआ था। लेकिन वो ये कहता था कि एशिया महाद्वीप की तुलना में यूरोप महाद्वीप श्रेष्ठ था और वो यूरोप महाद्वीप की सभ्यता संस्कृति को भारतीय सभ्यता संस्कृति में जोड़ना चाहता था या भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर थोपना चाहता था। वो कहता था कि यूरोप की सभ्यता एशिया की सभ्यता से कहीं अधिक बढ़कर है, इसीलिए वो अपनी सभ्यता संस्कृति को भारत के लोगों के ऊपर जो है भारतीय लोगों के ऊपर थोपना चाहता था। और उसका मानना ये था कि वो ये कहता था कि भारत के लोग जो है किसी भी क्षेत्र में जो है उनको जानकारी नहीं है। वो हमारी सभ्यता संस्कृति में वो ये मानता था कि भारत के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो प्रारंभ से ही जो है संघर्षशील रहे हैं। क्योंकि हिंदू मुसलमान जिन्होंने भी शासन किया है वो लगातार धर्मों के आधार पर जिन्होंने एक दूसरे समाज को लड़वाया है, तो उन्होंने ऐसे हिंदू मुसलमान को जो है असभ्य बताया है। किसने? मिल ने। और मिल का कहना था कि ब्रिटिश शासन के आने के पश्चात ही एशिया महाद्वीप में जो है उनकी क्षेत्र में उनकी सभ्यता संस्कृति में काफी बदलाव हुए। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बात देते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा समाज जो है इन्हीं 3 समाजों में बटा हुआ था। हम ये नहीं मान सकते। क्या ऐसा मानने से ये संभव हो जाएगा कि ये समाज जो है हमारा ऐसा समाज जो है हिंदू मुसलमान ही ब्रिटिश में बटा हुआ था? हम इसको प्राचीन समय में इसको 3 खंडों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है, इनमें जो है हम इसे जो है बांट सकते हैं। और इनके इतिहास की भी जानकारी हमें अलग अलग मिलती है। अब आप ये कहोगे कि इनको अलग अलग अध्याय में अगर हम बांटें तो इनको बांटने की जरूरत क्या हो जाती है ताकि हमें उनके इतिहास की जानकारी मिल सके। हम उन्हें खंडों में इसलिए विभाजित, इतिहासकारों ने उन्हें खंडों में इसलिए विभाजित किया है ताकि हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की घटनाओं को अलग अलग तिथिवार जो है उनका अध्ययन कर सकें। अब हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा?
अगले टॉपिक की यदि हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा थोड़ा सा ये टॉपिक है औपनिवेशिक क्या होता है। क्या होता है, देखो यदि हम उपनिवेश की बात करें तो उपनिवेश में क्या होता था, मैं आपको बता देता हूँ। उपनिवेश की यदि हम बात करें तो इसमें उपनिवेश होता क्या है। देखो उपनिवेश होता था कि जैसे एक राज्य जैसे किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर जब अधिकार कर लिया जाता था तो वो देश उसका उपनिवेश कहलाता था। क्या कहलाता था? उपनिवेश कहलाता था। अब यदि हम यही बात करते हैं तो इसमें मैं ऐसी कई घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा कि हम आपको इसमें ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत में पहले जो है राजा महाराजाओं का शासन था। राजा महाराजाओं का जो शासन था वो किस तरह से जो है वो राजा महाराज किस तरह से वो शासन करते थे, और अंग्रेजों के आने के पश्चात अंग्रेजों ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत किया और उन्होंने अपने खर्चे को चलाने के लिए नए नए करों में वृद्धि की, और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आय को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कर जो है जनता के ऊपर लाद दिए। इसके अलावा उन्होंने अपने जो है जो भी चीजें उन्हें अपने काम के लिए जो भी वो चीजें थी वो सस्ते दामों में खरीद लेते थे, और अपना व्यापार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी खेती जो है बहुत सारी जो है फसलों को बढ़ावा दिया ताकि जिससे उनको फायदा हो सके। जैसे नील की खेती बड़ी मात्रा में की गई। तो इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजी शासन ने भारत के ऊपर जो अपना अधिकार प्राप्त किया था, तो अंग्रेजी शासन के लिए भारत एक उपनिवेश था। क्या था? भारत एक उपनिवेश था, और उसने भारत में जो है अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार करना उसका एकमात्र लक्ष्य था। वो भारत को जो है अपनी सभ्यता संस्कृति से परिचित कराना चाहता था, और वो भारत को जो है अपने अधीन रख करके वो भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता था। और यही स्थिति है कि औपनिवेशिक में के दौरान जो है जनता जो है अंग्रेजी शासन के अधीन दबी रही और वो अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकी। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। अगले अध्याय में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।